Hello, friends. Welcome to your YouTube channel, Chemistry by आशीष त्यागी। हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के अंडर अपनी पिछली वीडियोज में बात की थी प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स और इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का हमारा टॉपिक है इवेपोरेशन। इसको समझने से पहले हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। हमारे मैटर की तीन स्टेट्स हमने स्टडी की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम अपने आसपास के मैटर को देखें तो वो इन्हीं तीन स्टेट्स में हमें दिखता है। जो सब्सटेंसेस नॉर्मल कंडीशंस में, यानी नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, उनमें गैसियस फेज में पाए जाते हैं, उन सभी को हम गैस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस हमें दिख रही हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी नॉर्मल कंडीशंस में गैसियस फेज में है, इसलिए इन सब को हम गैस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉर्मल कंडीशंस में सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं और इनको हम खुद से गैस में कन्वर्ट करें, तब हम उस गैसियस फेज को, उस गैसियस फॉर्म को वेपर कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम देखें तो वाटर नॉर्मल कंडीशंस में हमारा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन अगर हम उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद वो गैसियस फेज में चला जाता है, लेकिन उसकी गैसियस फेज को हम वेपर कहेंगे। तो ये एक की डिफरेंस है बिटवीन गैसेस एंड वेपर्स। इसके बाद अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग और वेपराइजेशन। बॉइलिंग और वेपराइजेशन। लेकिन इसके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मीन्स दैट टेम्परेचर एट विच लिक्विड started to convert into gaseous phase is called boiling point। लेकिन अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब कभी हम अपने कपड़े सुखाते हैं, धुल करके सुखाते हैं, तो उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन सूखने के बाद वो वाटर कहाँ चला जाता है? गैसेस फेज में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। लेकिन क्या हमारे कपड़े का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हुआ था? नहीं। तो इट मीन्स कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसेस स्टेट अकर्स बिलो द टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह के कन्वर्जन को हम टर्म देते हैं इवेपोरेशन। That means evaporation is also the conversion of liquid state to gaseous state, but below its boiling point. When conversion takes place at boiling point, the process is known as vaporization. But if this conversion is take place before boiling point or temperature less than boiling point, then the conversion is called evaporation. Now
discuss about difference between vaporization and evaporation. Vaporization and evaporation. First difference, vaporization occurs at boiling point, but evaporation occurs at any temperature between below boiling point. किसी भी टेम्परेचर पर इवेपोरेशन हो सकता है, लेकिन अगर स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्जन होता है तब हम उसको वेपोराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वेपोराइजेशन इज अ बल्क फिनोमिना। While evaporation occurs at only surface, so it is called surface phenomena. जब हम बॉइलिंग करेंगे तो हम देखते हैं कि उसमें पूरे बॉडी में वाटर या लिक्विड की पूरी बॉडी में से कन्वर्जन होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स गैसेस फेज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ने की वजह से वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एवेपोरेशन जब होता है तो सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और उसकी वजह से वो सरफेस को छोड़ करके वेपर फेज में आते हैं और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि एवेपोरेशन होता है। तो हम देखते हैं कि बल्क फिनोमिना, वेपराइजेशन बल्क फिनोमिना होता है, जबकि इवेपोरेशन सरफेस फिनोमिना होता है। ओनली सरफेस पर से ही इवेपोरेशन हो सकता है। तीसरी बात, वेपराइजेशन फास्ट प्रोसेस है, while evaporation is slow process. इवेपोरेशन के लिए एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि जहां भी इवेपोरेशन होगा वो अपने सराउंडिंग्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पर कन्वर्जन हो रहा है लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। हम जानते हैं कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स के बीच थोड़ा डिस्टेंस होता है और ये पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, लेकिन गैसियस फेज में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है और इनका अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है। डिस्टेंस को इस रेंज से बढ़ा करके इस रेंज में लेकर के जाना है, तब लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगी। पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने के लिए और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। वेपराइजेशन में तो हम हीट करके वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जब हम इवेपोरेशन के बारे में बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी उसके सराउंडिंग से आएगी। ये एक की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कहीं कोई भी प्रोसेस इवेपोरेशन प्रोसेस अगर होगा तो उस इवेपोरेशन प्रोसेस में एनर्जी सराउंडिंग से ली जाती है। नाउ discuss about factors affecting evaporation. इन फैक्टर्स को समझने के लिए एक बात समझ लें हम पहले कि ये कोई लिक्विड है जिसमें सारे पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। यहां पर इवेपोरेशन क्योंकि सरफेस फिनोमिना है तो हम मान लें कि सरफेस पर ये पार्टिकल्स हैं।
इन सभी पार्टिकल्स के बीच एक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स रहेगा। हमने माना कि ये जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं ये भी सब एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टकरा करके वापस लौट जाते हैं। इनके टकराने की वजह से सरफेस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये काइनेटिक एनर्जी, अब हम ऐसा समझ लें कि ये कोई एक सरफेस का पार्टिकल है जिसको इधर का पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा है, इधर का पार्टिकल भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे की साइड भी कोई पार्टिकल अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अभी ये पार्टिकल अपनी सरफेस को छोड़ करके नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो इन अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक कर सके। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहां से इस पार्टिकल से आकर के टकराता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि वो इन सारे अट्रैक्शन फोर्सेस को ब्रेक कर सके तो ये पार्टिकल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ वेपर। यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा और हम इवेपोरेशन को स्टडी कर सकते हैं। अब यहां पर हम ये सारे फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स इस इवेपोरेशन के रेट को बढ़ा सकते हैं या इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। इनमें सबसे पहला फैक्टर हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से कहीं भी पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। अब इन दोनों बातों को अगर यहां अप्लाई करें तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ने से पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि वो अट्रैक्शन फोर्सेस इजीली ब्रेक हो सकते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अगर ये पार्टिकल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ आकर के सरफेस वाले पार्टिकल से टकराएगा तो इस पार्टिकल को आसानी होगी सरफेस छोड़ करके बाहर निकलने में, यानी कि ये पार्टिकल अपने लिक्विड की सरफेस को छोड़कर आसानी से बाहर वेपर फेज में आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन का रेट बढ़ गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है। जैसा कि हम उदाहरण के तौर पर देख भी सकते हैं कि अगर हमने कोई एक कपड़ा लिया, उसको सेम प्रोसेस के साथ हम वॉश करें और उसको हम एक कूल प्लेस पर रखें और एक हॉट प्लेस पर रखें, सपोज सनलाइट में रखें जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दोनों में से कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा? जो कि वहां पर रखा गया है जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा है, वो कपड़ा पहले सूखता है। इसका मतलब ये हुआ कि इवेपोरेशन का रेट वहां ज़्यादा होता है जहां पर टेम्परेचर ज़्यादा हो। दैट मीन्स टेम्परेचर राइज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। सेकेंड फैक्टर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, क्योंकि हमने बात की कि इवेपोरेशन इज अ सरफेस प्रोसेस, यहां पर भी हमने देखा कि जो पार्टिकल्स वेपर फेज में आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं? जो कि सरफेस पर प्रेजेंट है। तो अगर सरफेस को हम बढ़ा दें, सरफेस का एरिया बढ़ा दें, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन सरफेस आल्सो इंक्रीजेस। दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कहीं पर भी सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हम बराबर पानी लें, एक बाउल में हमने वाटर लिया, भर के इसको रख दिया, और इतना ही वाटर एक बड़ी सी प्लेट में करके रख दिया, उनको धूप में छोड़ दिया जाए। इतना ही वाटर एक कपड़े पर फैला दिया जाए, कपड़े के द्वारा इसको एब्जॉर्ब करवा दिया जाए। तीनों को हमने सेम प्लेस पर रख दिया। ये क्लॉथ है,
ये एक लार्ज प्लेट है, ये बॉल है। हम देखेंगे कि इन तीनों में से ये सबसे पहले सूख जाएगा, इसका वाटर सबसे पहले इवेपोरेट होगा, इसके बाद इसका और सबसे बाद में इसका। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स लीविंग सरफेस ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट फैक्टर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज अमाउंट ऑफ वाटर मॉइस्चर या वाटर वेपर्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, इसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम मान लें कि ह्यूमिडिटी बढ़ा दी जाए, मीन्स पहले से ही यहाँ पर वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो ये जो पहले से वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगी इनका कंडेंसेशन प्रोसेस शुरू होगा। दैट मीन्स ये जो लीविंग प्रोसेस था, सरफेस पर से वाटर के पार्टिकल्स का लीविंग प्रोसेस था, ये उसको अपोज करने लगेगा। ये जो वाटर वेपर्स हैं इनका कंडेंसेशन होगा और इस लिविंग प्रोसेस को वो अपोज करेगा, जिसकी वजह से ये वाटर के पार्टिकल्स आसानी से बाहर नहीं निकल पाएंगे या उनका रेट कम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम ह्यूमिडिटी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। सिंपल उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि आपका वही सेम कपड़ा गर्मियों में जल्दी सूखता है इन कंपेरिजन टू रेनी सीजन, क्योंकि रेनी सीजन में ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में आपका वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो एज अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। नेक्स्ट विंड। अगर हम विंड के बारे में बात करें तो विंड ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर हम विंड में इसको रखते हैं तो यहाँ से पार्टिकल्स का एस्केपिंग रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये एस्केपिंग रेट बढ़ेगा, दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। जैसे कि हम समझ सकते हैं कि एक कपड़े को हमने एक बार फैन के नीचे रखा और एक बार हमने उसको फैन से दूर रखा। दोनों कंडीशंस में कब जल्दी सूखेगा? जब हम उसको फैन के नीचे रखेंगे, यानी कि जहां पर विंड प्रेजेंट है वहां पर अगर रखते हैं तो वाटर जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, तो दैट मीन्स रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस इन प्रेजेंस ऑफ विंड। नाउ some applications of evaporation. कुछ evaporation की कुछ मेन applications के बारे में हम समझ लें। जब हम पेट्रोल या परफ्यूम या पेट्रोल को ले लें, अल्कोहल को ले लें या परफ्यूम को अपने हाथ पर डालते हैं तो हमें वो ठंडा फील करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम उस पेट्रोल को, अल्कोहल को या परफ्यूम को अपने हाथ पर रखते हैं तो उसका रेट, उसका जो इवेपोरेशन रेट है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस वीक होते हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। तो जैसे हम उसको अपने हथेली पर रखेंगे, हमारी हथेली में से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और इवेपोरेट होने लगता है। अब क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो एनर्जी हमें उसको कहाँ से मिली? हमारी पाम से, हमारी हथेली से। क्योंकि हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसलिए उस जगह का टेम्परेचर घट जाएगा और हमें वो ठंडा फील कराएगा।
सेम इसी तरीके से कहा जाता है कि समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। समर सीजन में कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनने चाहिए? इसका भी एक कारण इवेपोरेशन ही है, क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जब हमें समर सीजन में स्वेटनिंग होगी तो वो उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट को एब्जॉर्ब करने के बाद उसका धीरे धीरे इवेपोरेशन स्टार्ट होता है। अब क्योंकि उस स्वेट का इवेपोरेशन हो रहा है तो इवेपोरेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड एनर्जी सराउंडिंग से आएगी और उन कॉटन क्लॉथ्स का सराउंडिंग कौन है? हमारी बॉडी। और क्योंकि वो हमारी बॉडी से वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा इसलिए हमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा और हमें ठंडा फील होगा। इसके अलावा और एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे अर्थन पॉट में अगर हम वाटर रखते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम अर्थन पॉट की स्ट्रक्चर को देखें तो अर्थन पॉट की स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि जो अर्थन पॉट होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कभी अगर ह्यूमिड सीजन में आप देखेंगे तो यहाँ से वाटर की ड्रॉपलेट्स भी गिरती हुई दिखती हैं। तो इन पोर्स की वजह से वाटर की ड्रॉपलेट्स सरफेस पर आ जाती हैं। सरफेस पर आएंगी, सरफेस पर आने के बाद क्योंकि इनको इवेपोरेट होना है, अब ये धीरे धीरे इवेपोरेशन इनका स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। ये रिक्वायर्ड एनर्जी अंदर वाले वाटर से ली जाएगी और अंदर वाले वाटर की क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो गई इसलिए इसका टेम्परेचर डाउन होगा और जो वाटर इसके अंदर भरा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरीके से डेजर्ट कूलर भी इसी फिनोमिना पर वर्क करते हैं। जब हम कूलर के बारे में बात करें तो कूलर में भी एक फैन लगा होता है और यहाँ पर इसके साइडों पर वाटर लगातार फ्लो करता रहता है। इस फैन की वजह से एयर यहाँ से पास होती है और इधर से वो रूम में फैल जाती है। जब रूम में फैलती है तो ये अपने साथ कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स को, जो कि पीछे लगातार फ्लो हो रहा था, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को भी लेकर के रूम में फैल जाएगी। क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स रूम में फैल चुकी हैं, इनका इवेपोरेशन स्टार्ट होगा और इस इवेपोरेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी रूम के एटमॉस्फेयर से ली जाएगी। तो क्योंकि रूम के एटमॉस्फेयर से एनर्जी ट्रांसफर हुई टू दीज वेपर्स, दीज वाटर ड्रॉपलेट्स, तो ये रूम का जो टेम्परेचर होगा वो लगातार डाउन करना शुरू होगा और रूम हमारा ठंडा फील करेगा। तो ये सारी एप्लीकेशंस थी इवेपोरेशन की। इसी तरीके से आप अपने चारों तरफ और भी डिफरेंट केसेस देख सकते हैं जहाँ पर इवेपोरेशन हो रहा होता है और फील कर सकते हैं कि जहाँ भी इवेपोरेशन होता है उसके सराउंडिंग से एनर्जी ट्रांसफर होती है और सराउंडिंग का टेम्परेचर लगातार डिक्रीज होता है।